जब से बुटीक से आई हूँ बार बार उस गोरी सी लड़की का चेहरा अनायास ही आंखों के सामने आ रहा था। हरे रंग की सलवार कमीज पहने, माथे पर दुपट्टा ओढ़े, बुटीक के बाहर किसी लड़के से बात कर रही थी। साथ में एक 5-6 साल का बच्चा भी था। पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था और मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर उसे याद करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक दिमाग में एक नाम कौंधा। गोरकी। हाँ, हम सब उसे यही तो बुलाते थे। घर के पास वाली बस्ती में उसका बड़ा सा परिवार अपने पूरे कुनबे के साथ रहता था। वो 2 बहनें थीं। बड़ी बहन ज़रूरत से ज़्यादा सांवली और छोटी ज़रूरत से ज़्यादा गोरी थी। यही वजह थी कि दोनों बहनों का नाम कुछ दूसरा था, लेकिन सभी लोग उन दोनों बहनों के रंग को ही उनका नाम बना दिए थे, सांवरी और गोरकी। बड़ी वाली बहन सांवरी काफ़ी शांत और शालीन थी और छोटी बहन गोरकी बिल्कुल जिद्दी और ढीठ सी थी। दोनों बहन अक्सर अपनी माँ के साथ हमारे घर आया करती थीं। दोनों बहन युवावस्था की दहलीज पर आ गईं। इसी बीच बड़ी बहन की शादी तय हो गई। छोटी बहन अपनी बहन की शादी में लाल रंग के सूट में काफ़ी दमक रही थी। लेकिन बड़ी बहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक ये खबर आई कि छोटी बहन कहीं चली गई है। घरवाले उसे कुछ दिन ढूंढते रहे, फिर मन मार के अपने काम में लग गए। एक बार उसकी माँ मेरी माँ से कह रही थी, जी हम रोज कमाने वाले लोग उसे क्या ढूंढे, पुलिस के पास जाएंगे तो वहाँ भी पैसा ही लगेगा। हम ये ही मान लेते हैं कि वो हमारी बेटी ही नहीं थी। एक ही बेटी से संतोष कर लिया है। पिता और भाइयों ने भी उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। फिर समय पंख लगा के उड़ गया। मेरी भी शादी हुई और आज अचानक मेरी मुलाकात उससे हुई। मैंने सोचा माँ को फ़ोन कर उसके बारे में बताऊं, पर फिर सोचा पहले खुद ही एक बार उससे बात तो कर लूं। फिर जिस दिन अपना ड्रेस लेने मैं बुटीक गई, वो उस दिन भी मुझे दिख गई। पहले तो वो मुझसे नज़रें चुरा कर निकल रही थी, लेकिन मैंने जब आवाज़ दी तो वो पास आ गई और बोली, दीदी आपने मुझे पहचान लिया? मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? गोरकी थोड़ा झिझकते हुए बोली, पहचान तो आपको मैं उसी दिन गई थी, पर बोली नहीं थी क्योंकि पता नहीं आप मुझे पहचानती या नहीं। मैं बात का रुख बदलते हुए बोली, कहाँ रह रही हो, शादी कर ली क्या? गोरकी ने एक लड़के जिससे उस दिन बातें कर रही थी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारे शौहर हैं दीदी। फिर उसने एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ आने को बोलकर आगे आगे चलने लगी। मैं भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे आने लगी। कुछ तो उसके बारे में जानने की इच्छा थी और कुछ उसे यूं मना करना ठीक नहीं लग रहा था। मुझे 1-2 गलियां पार करने के बाद एक पक्के से घर के कमरे में ले गई। वो एक कमरा क्या था, उसका पूरा घर ही था। साइड में टेबल पर गैस रखा था और नीचे ऊपर बर्तन और किचन का पूरा सामान। कमरे में एक चौकी थी जिस पर अभी तो कपड़ों का ढेर था, उसके नीचे भी सामानों का ढेर था। बच्चा घर पहुंचते ही माँ से हाथ छुड़ाकर पास वाली गली में खेलने भाग गया। अब घर में सिर्फ हम और वो ही थे। गोरकी घर की इकलौती कुर्सी पर मुझे बैठाते हुए बोली, दीदी मेरा ये छोटा सा संसार आपको कैसा लगा? मैं अभी तक पूरे घर का मुआयना कर रही थी। मैंने थोड़ा चौंकते हुए गोरकी की तरफ देखा, फिर उससे बोली, तेरा पति मुस्लिम है क्या? तूने मुस्लिम से शादी कर ली है? वो थोड़ा नज़र चुराते हुए बोली, हाँ दीदी, इन्होंने ही मुझे घर से भागने में मदद की। फिर कुछ दिन बाद हमने निकाह कर लिया। मैं थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम घर से भागी क्यों? ये तुमने काफ़ी गलत किया। तुम्हें अपने घर वालों की याद नहीं आई? उनकी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल ना आया? उम, इज्जत का ख्याल? थोड़ी नफरत से वो मुस्काई तो मैं थोड़ी चौंक गई, लेकिन वो बोलती गई, शायद वो अपने दिल के अंगार आज निकालने को तैयार बैठी थी। दीदी अगर इतना ही इज्जत का ख्याल था तो मेरे घर वालों ने मुझे क्यों न ढूंढा? हम जिस समाज में रहते हैं वो सिर्फ लड़कियों को ही गलत मानता है, भले ही गलती उसकी ना हो। दीदी आपसे तो हमारे घर की माली हालत छिपी ना थी, लेकिन फिर भी दीदी की शादी में पापा और मम्मी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दीदी को दिया लिया। दीदी भी खुश थी अपनी शादी से, लेकिन शादी के 6 महीनों बाद ही दीदी को बच्चा ना हो रहा था तो उनके ससुराल वाले उन्हें तंग करने लगे। बच्चे के बिना उनकी ज़िंदगी को ससुराल वाले नर्क बनाने लगे। एक बार पापा और माँ ने जीजा जी को समझाने की कोशिश भी की, तो उनका जवाब सुनकर घर के सभी लोगों को सांप सूंघ गया था। वो शायद बोलते-बोलते थक गई थी, पास में रखे गिलास से पानी पीने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या बोला था तुम्हारे जीजा ने? तब वो दुखी मन से बोली, जीजा का कहना था कि आप लोग अपनी छोटी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए।
तभी आपकी बड़ी बेटी को भी मैं अपने साथ रखूँगा, वरना नहीं। बोलते हुए उसने मेरी ओर देखा। सच कहती हूँ दीदी, मैंने अपने जीजा से कभी कोई गलत बात भी नहीं की थी। मैं तो अपनी बहन का घर उजाड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। अपनी बहन की शादी खतरे में देख मेरा दिल भी दुखी हो रहा था। मन में आता था कि अपनी शक्ल को आग लगा दूं, लेकिन किसी ने मेरे दिल की बात ना समझी। बहन भी गुस्से में मुझे ही भला बुरा कहने लगी। पापा और भाइयों ने पहले तो मेरी खूब पिटाई की, फिर बाद में वे भी दीदी को समझाने लगे कि वो इस रिश्ते के लिए सहमति दे दें, क्योंकि जीजा फ्री में मुझसे शादी जो करना चाहता था। शायद उन लोगों ने मेरी शादी का दिन भी पक्का कर दिया था। लेकिन मैं शाहजहान को पहले से जानती थी। उसकी दुकान का कपड़ा लाकर सिलती थी। मैंने शाहजहान से जब ये बातें कही तो उसने मुझसे घर से भाग जाने को कहा। शादी करने का विचार तो नहीं था हमारा, लेकिन शाहजहान की बीवी शादी के 2 सालों बाद ही रिजवान को जन्म देते हुए गुजर गई थी। शाहजहान रिजवान की परवरिश अकेले कर रहे थे। कुछ दिनों तक मैं अपने घर वालों का इंतजार करती रही। शायद वो आ जाते तो मैं अपने जीजा से शादी ना करने की शर्त पर उनके साथ वापस भी जा सकती थी। लेकिन वो तो मुझे भूल ही गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर रिजवान ने मुझे ही अपनी अम्मी समझ लिया था और कुछ दिनों के बाद शाहजहान ने मुझसे निकाह कर लिया। अब तो मैं भी उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो बच्चा तुम्हारा बेटा नहीं है? मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। तभी रिजवान आ गया और गोरकी को पकड़ लिया। अम्मी, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। गोरकी ने मुझसे चुप रहने का इशारा किया और रिजवान को लाड़ करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, दीदी अब आप ही बताओ, ज्यादा इज्जत का काम क्या है? बहन का बसा हुआ घर तोड़ना या किसी का उजड़ा हुआ घर संभालना? शाहजहान ने कभी मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की। शायद यही वजह है कि मैं इनकी ओर खिंची चली आई। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा, तू अब भी घर नहीं जाना चाहती? शुरुआत में तो घर की काफ़ी याद आती थी। कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन वो लोग आवाज़ सुनकर ही फ़ोन काट देते थे। एक बार पता लगवाया तो पता चला दीदी के भी बच्चा हो गया और जीजा भी अब शांत हैं। लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहती, क्योंकि जीजा तो गैर था, पर मेरे अपनों ने भी मुझे उस वक्त नहीं समझा था। दीदी, आपसे भी विनती है, मेरी छोटी सी दुनिया के बारे में उन्हें नहीं बताइएगा। मैं जानती हूँ कि भागी हुई लड़की समाज का कलंक होती है, लेकिन मैं तो खुद को कलंक से बचाने के लिए भागी थी। ऐसा कहते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ा और उसे थपथपाते हुए बाहर आ गई। शायद मेरी उस थपथपान में उसके लिए सब कुछ था जो उसे चाहिए था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी बनाई हुई ये दुनिया हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। ऐसा वादा करते हुए मैं वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।